हेलो। आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल डीजी वेदा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बोर एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए, पिछले क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था तो रदरफोर्ड तक मैंने आपको पढ़ाया था। आज रदरफोर्ड से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रदरफोर्ड के आगे पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए, रदरफोर्ड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूमते रहती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है। एनर्जी रेडिएट करने के बाद क्या होगा कि वो एनर्जी रेडिएट करते 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 उसका सारा एनर्जी ख़त्म हो जाएगा और न्यूक्लियस में जाके फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। इस तरह से एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ का जो है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बोर सोचे कि चलिए इस चीज़ को हम दूर करते हैं और इसको बताते हैं कि आखिर ये जो जो रेडिएशन के कारण एनर्जी नहीं निकल रहा है, ये क्यों नहीं निकल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं बोर एटॉमिक थ्योरी। तो बोर एटॉमिक थ्योरी में बोर ने बताया कि देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर सर्कुलर ट्रैक में घूमती तो जरूर है, सर्कुलर मोशन में रहती है, रोटेशन करते रहता है और ये न्यूक्लियस हो गया। लेकिन उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करने के बावजूद एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। हर जो इलेक्ट्रॉन है इसका सबसे पहला आउटकम आया था वो फिक्स्ड सेल में घूमते रहता है। फिक्स्ड सेल और ऑर्बिट इसको बोल सकते हैं। और इसका एक फिक्स्ड सेल या ऑर्बिट में घूमते रहता है हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है वो डिफरेंट डिस्क्रीट मतलब विभिन्न एनर्जी लेवल में घूमते रहता है। वो एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। कुछ इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में होगा, कुछ इसमें होगा, कुछ इसमें होगा और कुछ और एटम बड़ा है तो और भी ऑर्बिट हो जाएगा, उसमें घूमते रहेगी। वो एनर्जी रेडिएट जो ये पहले रदरफोर्ड बताया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, रदरफोर्ड बताया कि रेडिएट नहीं होगा, तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगा। तो अब इसके बाद रदरफोर्ड क्या क्या बताया। सबसे पहले तो यही बताया कि जो एनर्जी होता है फिक्स होता है। दूसरा ये बताया था कि दूसरा सबसे बड़ा ये बताया था कि देखिए, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल सकते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए सेल और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया। तो अभी हम आपको समझाएंगे कि सेल और सबसेल क्या होता है। इसको मैं रफ करके हटा देता हूँ। सेल और ऑर्बिट होता क्या है ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। इसको देखिए, उन्होंने एक चीज़ और बताया था कि जैसे देखिए ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद ये डिफरेंट ऑर्बिट हो गया। उन्होंने अलग अलग नाम दिया था। इसका नाम दिया था के, इसका नाम दिया था एल, इसका नाम दिया था के एल, इसका नाम दिया था एम, इसका नाम दिया था एन। तो जो फर्स्ट सेल होगा उसको के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में जो है, सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 2n²। बाय द वे फर्स्ट सेल है के एन इक्वल टू 1, के तो n इक्वल टू 1, तो उसमें कितना रहेगा, n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो k में कितना 2 रहेगा। फिर के में ये हो गया, l में हम लोग क्या करेंगे 2n², तो n² है, इसके जगह क्या रखेंगे k इक्वल टू l इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 4, l में कितना 8, के l, उसके बाद m पे आ जाइए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू
18, उसके बाद ऐसे शो ऑन करते जाइए। तो उन्होंने बताया कि जो ये इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आते रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज इक्वल टू 2n²। यहाँ पे मैं बड़े में लिख देता हूँ 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n²। ये जो आप देख रहे हैं सेंटर है, और इसमें जो आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं, एक्चुअली में यही इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसी को बोर बताए थे कि ये जो है इसको सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, सेल ऑर्बिट दोनों। सेल एंड ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट थिंग, सेल एंड ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट थिंग, डजंट मिस अप विथ नेम, नाम में मत जाइए, सेल और ऑर्बिट सेम होता है। तो देखिए यहाँ तक मैंने बता दिया कि सेल और ऑर्बिट क्या होता है, ड्रॉबैक क्या था जो जिसको दूर करने के लिए बोर ने ये थ्योरी डेवलप किया। अब इसके बाद कुछ और देखते हैं कि इसके बाद बोर ने और क्या बताया था। देखिए इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखिए न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है, किसी भी देखिए कोई भी एटम जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखिएगा, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है। तो ये एक तरीके का हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब न्यूट्रॉन का खोज हो गया उसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे कि किसी भी सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद अब देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसके बाद आज के बाद के क्लास वाले में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बोर एंड बर्री नामक जो साइंटिस्ट थे, बोर एंड बर्री थे, इन्होंने बताया था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो इनके अनुसार वही था कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो सेल होता है, सेल के अंदर जैसे मैंने बताया कि 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद सबसेल भी होता है। तो फिर हम लोग सबसेल के बारे में फाइंड करेंगे। और ये जो बोर एंड बर्री थ्योरी जो दिए थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा, ये देखिए क्या होता है ना कि जो सेल रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फील होता है कि जिस ऑर्बिट का एनर्जी कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील होगा, जिस ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा रहेगा उसमें सबसे पहले, उसमें सबसे बाद होता है। यानी सबसे पहले जैसे एक ऑर्बिट 1 है, 2 है और 3 है, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद बच गया तो इसमें बच गया। तो जैसे हाइड्रोजन का आप केस ले लीजिए, तो हाइड्रोजन में क्या होता है 1s1, इसमें एक ही में भर जाता है। उसके बाद हीलियम का ले लीजिए तो 1s2, लिथियम का ले लीजिए तो 1s2, 2s1, इस तरह से फिल करते जाता है। तो यही बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा उसमें फुलफिल होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी भर दीजिएगा। तो यही था बोर एंड बर्री थ्योरी, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फिल होता है। तो ये था बोर एंड बर्री। इसके बाद अब हम लोग एक नया एकदम से अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है
उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे 3-4 एग्जाम्पल मैं देख बताता हूँ। जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। मैग्नीशियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। एल्युमिनियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। सिलिकॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। नाइट्रोजन 5-2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो इसी तरह से आप 20 तक सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जैसे आप कोई भी फार्मूला लिखना हो CH4 मीथेन, तो जब तक आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता नहीं रहेगा तब तक आप फार्मूला नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन से रिएक्ट करना पड़ेगा कि CH4, जिसको मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन बनेगा। तो जब तक वैलेंसी नहीं पता होगा, वैलेंसी देखिए आप पूछिएगा कि वैलेंसी का यूज क्या है, तो देखिए कोई भी एटम जो है ना वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहती है। OCTET, ऑक्टेट पूरा करना चाहती है। यानी ऑक्टेट कब बोलते हैं, जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। जैसे देखिए संसार में कोई भी चीज़ है तो वो अपना स्टेबिलिटी के लिए, हम हो आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक अपना स्टेबल लाइफ चाहते होंगे, या कोई भी है, हर चीज़ जो भी होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। वैसे ही एलिमेंट में भी होता है। जैसे देखिए सोडियम का है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लिखेंगे, 181, ये तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो 11 होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम लॉस कर दे और Na+ आयन बन जाए तो ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। और यही चीज़ होता है जब Na+ और Cl- कंबाइन होकर बनता है NaCl। इसमें को होता क्या, क्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से होता है 287, यानी +1 इसको मिल जाए तो ऑक्टेट बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सोडियम Cl ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे दिया, तो ये दोनों का क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वो लिया और वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये दोनों मिलके क्या कर लिए, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों का काम हो गया। तो कोई भी चीज़ संसार में होती है तो वह स्टेबिलिटी के लिए होती है, तो इसको आप कोरिलेट करके पढ़िए। आखिर दिमाग में आना चाहिए कि सोडियम रिएक्शन कर क्यों रहा है, इसलिए कर रहा है कि वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहता है ये भी पूछिए। ऑक्टेट इसलिए पूरा करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। जब वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो जो NaCl बनता है इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। जो हम लोग खाते हैं टेबल सॉल्ट वो NaCl ही तो है। इसमें क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। अभी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो तीनों को डिटेल में बताऊंगा, सबका एग्जांपल दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं फिर से टॉपिक बना दूंगा। हो सकता है अभी मेरे से उतना अच्छा डिलीवर नहीं हो पा रहा होगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा होगा आपके और हमारे बीच में, लेकिन मैं अगर आपको दिक्कत होता तो मैं फिर से डिलीवर करूँगा। लेकिन मैं कन्फ्यूजन रहने देने वाला नहीं हूँ, मैं कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और उसको लाइक करते रहिए, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना हुआ रहे और मैं लॉन्ग वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करते रहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्टेट। तो अभी तक मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए करता है। और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहे उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसको वैलेंसी भी कई जगह पे बोला जाता है, वैलेंसी भी होता है। तो आउटर मोस्ट, और अब देखिए कई बार क्या होता है कि अब कार्बन को आप ले लीजिएगा तो कार्बन का इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। तो क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये इस केस में क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दे उसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है तो साझा कर लेता है। मैं कोवैलेंट बॉन्ड में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। जिससे आपको केमिकल फार्मूला लिखने में आसानी होगा। अगर आप केमिकल फार्मूला लिखना नहीं जानते तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो में उसी का वीडियो बनाऊंगा जिसमें केमिकल फार्मूला के बारे में आपको समझाऊंगा। तो देखिए
देखिए अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कितना बताया, 1 हो गया, मैग्नीशियम का 2 हो गया, एल्युमिनियम का 3 हो गया। क्लोरीन के केस में देखिए 2 8 7, इसके ऑर्बिट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, लेकिन इसका वैलेंसी जो होगा, जो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी 1 होगा। ये आप याद रखिएगा। ऑक्टेट 8 में से घटा दीजिएगा, 8 - 7 = 1। जैसे आपका पूछा जाए कि सल्फ़र का कितना होगा, तो सल्फ़र का देखिए 2 8 6 होता है। अब 8 में से 6 घटा दीजिए तो 2, ये इसका वैलेंसी हो गया सल्फ़र का। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सबसे पहले तो 1 से 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद करना होगा। वो एकदम आपसे एकदम इलेक्ट्रॉनिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर आप 1 से 20 तक एकदम याद कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना आपको दिक्कत होगा। तो देखिए क्या होता है, जब कुछ ऐसे केस है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इस केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 - 6 कर देते हैं। अब जैसे फॉस्फोरस का हो जाएगा, तो फॉस्फोरस का तो खैर एक्सेप्शन होता है थोड़ा सा, इसका 2 वैलेंसी होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में कि 3 और 5 दोनों क्यों होता है। तो ये अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ऑक्टेट क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको अब कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूँ। देखिए अब सोडियम को जैसे मैं समझाता हूँ, सोडियम सबसे आसान होता है समझने में, और समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल सोडियम होता है। ये न्यूक्लियस है, उसके बाद इसका कितने ऑर्बिट है, 1 2 3। अभी मैंने इसका क्या लिखा था, 2 8 1, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट में आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 1 2, सॉरी ये तो सेकंड हो गया, इसमें दिखाइए 1 2। इसमें कितना है, 8 है, तो 2 तो दिखा चुके हैं, 3 4 5 6 7 8, और लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखूँगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोड़कर जो भी ऑर्बिट में जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी के जो ये दोनों इस ऑर्बिट में और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हुए, दैट इज इक्वल टू 10, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। इसको आप याद करिएगा, लिख लीजिए। द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के जो अंदर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ दिया जाता है कि मैग्नीशियम के कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं, कैल्शियम के कितने कोर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर जो अंदर के ऑर्बिट में जो सारे इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के केस में जैसे ये ऑर्बिट फर्स्ट है, ये ऑर्बिट सेकंड है, ये ऑर्बिट थर्ड है, तो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड 1 और 2 ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हुआ उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग आज कहाँ से चले थे, बोर एटॉमिक थ्योरी से चले थे, और हम लोगों ने आज सफ़र कहाँ तक तय किया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और उससे जो रिलेटेड ड्रॉबैक था वो सभी पढ़े। अगले क्लास में पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है, अगला जो क्लास होने वाला है, ऑनलाइन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप उसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे छूट न जाए। और ये जो आज जो मैंने ये सब बताया, इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट में आप पूछिए, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ पे मिस कर रहा हूँ, क्या आप लोग को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं जानते हुए भी आप लोग को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता हूँ मैं कई चीज़ जानते रहता हूँ लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग पूछिएगा तो फिर मैं, और अगर एक ही चीज़ पे ज़्यादा क्वेरी आएगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग आज तक यहीं रखते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल जिसका नाम डीजी वेदा है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त सर्किल में इसको शेयर भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।